नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी सेहत ठीक होगी और अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके समक्ष समय-समय पर आते रहें। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे कृपया जरूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें क्या था, राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जो जजमेंट आई थी, इसमें माननीय डबल बेंच जो थी, मतलब जो दो ऑनरेबल बेंच की जो कोर्ट्स थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने एक डायरेक्शंस पास की थी। तो उस डायरेक्शंस में क्या था वो तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, और अब मैं ये इस वीडियो में मैं एक नई जो दूसरी जजमेंट आई थी, सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड अदर्स की एक और जजमेंट आई थी, सब्सिक्वेंटली आई थी, राजेश शर्मा की जजमेंट के बाद आई थी। यहाँ 3 बेंच की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, जो गाइडलाइंस राजेश शर्मा की जो जजमेंट में दी गई थी, ये देखिए वो गाइडलाइंस को मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाइडलाइंस जो बनाई थी, इस गाइडलाइंस को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया था और काफी हद से मतलब उनको ना कंसिडर किया जाए, इस चीज पे थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया था इसमें। तो ये गाइडलाइंस को चूंकि जब नई जजमेंट आ जाती है तो पुरानी जजमेंट को ओवरलैप कर गया है, और अब जो सोशल एक्शन फोरम की जो जजमेंट है, ये इसमें जो गाइडलाइंस डायरेक्शंस आई हैं वो एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि ये एक तो ये 3 बेंच की जजमेंट है, माननीय 3 ऑनरेबल बेंच ने दी थी जो जजमेंट थी, जो 3 बेंचेस ने दी थी। ये रिट पिटीशन फाइल की गई थी, यहाँ पे 3 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच जज थे उन्होंने जजमेंट दी थी। ये आई थी 14 सितंबर 2018 में, और जो राजेश शर्मा की जो जजमेंट आई थी वो आई थी 27 जुलाई 2017 में। तो इसमें क्या था कि इसमें इस जजमेंट में 498 का जो अब्यूज हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई थी। वो गाइडलाइंस क्या थी वो मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से आपको समराइज कर देता हूँ पूरी उसमें ना जाके, डिटेल्स में ना जाके। पहली गाइडलाइंस ये बनाई थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक फैमिली वेलफेयर कमेटी होनी चाहिए, जो कि 3 मेंबर्स होंगे उसमें, और जो कमेटी जो होगी वो सब जो कॉन्स्टिट्यूट होगा, जो रिवाइव करेगी हर साल में एक बार, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब बनाएंगे, और जो कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस के भी अथॉरिटी के भी चेयरमैन होते हैं। फिर नंबर 1 के पार्ट बी के अंदर ही ये गाइडलाइन थी, ये नंबर 1 की गाइडलाइन थी, फैमिली वेलफेयर कमेटी का गठन करेंगे। फिर नंबर 2 मतलब 1 पार्ट का बी पोर्शन में ये लिखा था कि जो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट होगी वो रिटायर्ड पर्सन्स होंगे, सोशल वर्कर्स होंगे, वॉलंटियर्स होंगे, और जो भी सुटेबल होंगे, जो भी अपने इंटरेस्ट के साथ रहेंगे। और कमेटी जो का पावर नहीं होगी कि विटनेस को बुलाने के लिए, और जो भी कंप्लेंट आएगी 498 के पास, जब मजिस्ट्रेट के या पुलिस के पास, वो इस कमेटी के पास भेज दी जाएगी, जो कि फैमिली वेलफेयर कमेटी है। और जो फैमिली वेलफेयर कमेटी जो होगी वो इंटरेक्ट करेगी पर्सन से, या टेलीफोनिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा पार्टी से कांटेक्ट करेगी, और जो रिपोर्ट आएगी कमेटी वो एक रेफर, जो भी कंप्लेंट आएगी उसको रेफर कर दिया जाएगा। मतलब कमेटी शैल बी, लिखा है, रिपोर्ट ऑफ सच कमेटी बी गिवन टू द अथॉरिटी by whom the complaint is referred to at least within 1 month from the date of receipt। तो जो भी कमेटी होगी वो अथॉरिटी के पास रेफर कर देगी 1 महीने के अंदर ही, और कमेटी जो होगी वो एक ब्रीफ रिपोर्ट देगी कि क्या फैक्चुअल एस्पेक्ट्स थे, और अपना ओपिनियन देगी। और जो ओपिनियन रिपोर्ट लेने के बाद जब तक रिपोर्ट नहीं मिल जाती कमेटी की, तब तक कोई अरेस्ट नहीं किए जाएंगे 498 के केस में। और ये बताया था, एच पोर्शन में बताया था कि रिपोर्ट जो होगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या मजिस्ट्रेट होंगे वो कंसीडर करेंगे, और इसके मेरिट्स पे अपना फिर निर्णय सुनाएंगे। और कमेटी को जो होगा, जो कि ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जो देती है वो टाइम टू टाइम उनको ट्रेन करेगी, जो कमेटी के जो मेंबरान होंगे। और ऑनरेरियम फिक्स होगा, और जो होगा डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास पावर होगी कि जो भी फंड्स होंगे वो
यूटिलाइज करेंगे, जो भी नेसेसरी होगा प्रॉपर होगा। ये तो था, ये नंबर 1 की जो गाइडलाइंस थी फैमिली वेलफेयर कमेटी के ऊपर थी, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो डबल बेंच थी उन्होंने पास की थी। फिर उन्होंने बताया था नंबर 2 में क्या गाइडलाइंस थी। नंबर 2 में गाइडलाइंस ये बताई थी कि जो भी 498 की जो केस होंगे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होंगे वही डेजिग्नेटेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे, वही करेंगे इन्वेस्टिगेशन। और जो भी 1 महीने के अंदर ही जो उनको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी जो कि 1 वीक तक की होगी। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 498 के केस डील करेंगे उनको ट्रेनिंग लेनी होगी जो कि 1 हफ्ते से कम की नहीं होनी चाहिए, और जो कि इस जजमेंट आने के बाद से तुरंत से 4 महीने के अंदर उनको ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। और फिर पोर्शन पार्ट 3 में बताया था कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास पावर होगी, अगर कोई सेटलमेंट अचीव हो जाता है पार्टीज के बीच में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास पावर होगी, या फिर कोई दूसरा जुडिशियल ऑफिसर नॉमिनेट करेंगे तो उस जो भी कंप्लेंट प्राप्त होगी उनके पास उसको डिस्पोज कर देंगे, और अगर कोई उसको डिस्पोज कर देंगे और क्लोज कर देंगे उस कंप्लेंट को, अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड के साथ, मतलब कोई मैट्रिमोनियल जो केसेस से रिलेटेड है जो। और अगर लिखा कि अगर बेल, नंबर 4 क्वेश्चन ये बताया था कि बेल एप्लीकेशन फाइल की जाएगी तो 1 दिन के नोटिस के बाद जो जितनी भी हो सके जल्द से जल्द डिसाइड कर दी जाएगी। कंप्लेंट को 1 दिन का नोटिस दिया जाएगा और सेम डेट पे ही डिसाइड कर ली जाएगी। रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स जो नहीं मिले हैं तो उसको वो ग्राउंड नहीं बनेगा कि बेल को डिनाई कर दिया जाए। रिकवरी लेनी है, डाउरी आर्टिकल्स रिकवर करने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बेल को डिनाई कर दिया जाएगा। अगर मेंटेनेंस और वाइफ वगैरह प्रोटेक्टेड है तो ये चीज बताई थी उन्होंने। और फिर ये बताया कि इंडिविजुअल रोल बहुत जरूरी है, प्राइम फेशिया ट्रूथ एलिगेशंस देखना जरूरी है, और रिक्वायरमेंट की अरेस्ट की जरूरत है, कस्टडी में लेने की जरूरत है। इस सारे फैक्टर्स को केयरफुली मापदंड से मापा जाएगा। फिर अगला बताया था कि अगर कोई पर्सन बाहर रहता है इंडिया से तो मतलब पासपोर्ट और रेड कॉर्नर नोटिस रूटीन मैनर पे नहीं लिया जाएगा। पासपोर्ट को जब्त करना और रेड कॉर्नर नोटिस इशू करना रूटीन मैनर पे नहीं लिया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट जज की जो होंगे वो कनेक्टेड केसेस में जितने भी होंगे, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज कोई सीनियर जुडिशियल ऑफिसर जो भी नॉमिनेट करेंगे, जितने भी कनेक्टेड केसेस हैं उन सबको जो भी डिस्प्यूट्स आ रहे हैं उनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का हॉलिस्टिक व्यू लिए जाएंगे और एक नॉमिनेट कर देंगे किसी के, मतलब किसी जज माननीय न्यायाधीश के पास जो कि हॉलिस्टिक व्यू मतलब यूज करेंगे सारे केसेस को डील करने के लिए। और फिर बताया था कि पर्सनल अटेंडेंस जो थी जो कि फैमिली मेंबर्स की होगी वो जरूरी नहीं, वो उसकी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, और ट्रायल कोर्ट को एग्जेम्प्ट कर देगी जो भी पर्सनल अपीयरेंस के लिए, और या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनको बुलाया जाएगा या फिर एग्जेम्प्ट कर देगी जिससे ट्रायल की प्रोग्रेस पे बाधा ना उत्पन्न हो। और फिर उसे बताया कि ये डायरेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगी जिसमें कोई डेथ हो गई हो या फिर कोई बहुत ज्यादा मतलब टेंजिबल फिजिकल इंजरीज हुई हो। तो ये डायरेक्शंस थी। देखिए ये राजेश शर्मा की जजमेंट आई थी, उसमें डायरेक्शंस पास की थी जो कि 498 के केस से थी। लेकिन उसके बाद जजमेंट आने के बाद क्या हुआ था कि ऑलरेडी एक पिटीशन फाइल हुई थी सोशल एक्शन फोरम की जो पिटीशन थी, और इसमें मीडिया में भी थोड़ा काफी कमेंट्स आए थे लेकिन अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट जो थी ये अपनी मेरिट्स पे डिस्पोज की थी। ये 3 बेंच की जो जजमेंट थी इसमें एक सोशल एक्शन फोरम की, जैसे मैंने बताया ये जो केस था ये फाइल हुआ था, ये ऑलरेडी फाइल हो रखा था ये सोशल एक्शन फोरम, क्योंकि ये पिटिशन को ही देखेंगे तो 73/2015 का ही केस है। लेकिन जो इसका जो जजमेंट थी वो बाद में आई थी, जो राजेश शर्मा की जो जजमेंट थी उसके बाद आई थी, और ये आई थी 27 जुलाई 2017 को। और सोशल एक्शन फोरम की जो जजमेंट थी 2018 में आई थी, जैसे मैं दिखा चुका हूँ। इसमें काफी डिस्कशंस किए गए हैं। और MS रेड्डी सीनियर काउंसल्स थे, उन्होंने काफी अपनी कंटेंशन से की, उन सब पे ना जाते हुए पैर नंबर 32 पे चलते हैं।
तो 33 पे चलते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कमेंट किया, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो 3 बेंच थी, उन्होंने इस जजमेंट के ऊपर भी ऑब्जर्वेशंस दी। और ये क्या था देखिए, उन्होंने कहा कि जितने भी पैराग्राफ्स ऊपर डिस्कस किए हैं वो हम देखते हैं। वी फाइंड कि कोर्ट्स हैव टेकन a fair procedure and workability of the provision, so that there will be no unfairness and unreasonable on the implementation of the said procedure. It has taken taken to the path of the interpretation. अब यहाँ पे देखिए, यह इस इशू पे क्या बताया, the core issue is whether the court in Rajesh Sharma Supra could be the method of interpretation have issued with such directions on the perusal of the directions. We find that the court has directed the consultation of the Family Welfare Committee by the District Legal Services Authority and the prescribed the duties of the committee, the prescription of the duties of the committee and further action therefore, as we find, are beyond the court, and the same does not really flow from any provision of the court. देखिए, यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फैमिली राजेश शर्मा की जो जजमेंट आई थी, जिसमें डबल बेंच माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फैमिली वेलफेयर कमेटी का गठन होना चाहिए। अब उन्होंने बताया कि जो कोर्ट ड्यूटीज बताई कमेटी की, उन्होंने बताया कि ये जो डायरेक्शन है ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द कोड है। मींस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस तरह की जो मतलब जो भी डायरेक्शंस, इस तरह की कोई फैमिली वेलफेयर कमेटी का गठन हो। तो फिर आगे बताया कि ये कोई देयर इज नो डिनायल दैट देयर हैज टू बी द जस्ट एंड फेयर एंड द रीजनेबल working of the provision. The legislature in its wisdom has made the offence under section 498 at the causable and non-able. देखिए, अब यही बताया उन्होंने कि लेजिस्लेशन ने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया, तो वो अपनी विजडम में बनाया कॉजनेबल और नॉन बेलेबल। और फिर दूसरी जजमेंट्स के बारे में बताया, अर्नेश कुमार की, जोगेंद्र की जो जजमेंट थी उनके बारे में बताया। अब उन्होंने बताया, फिर आगे देखिए, आगे बताया कि राजेश शर्मा की जजमेंट में ये लिखा है कि थर्ड एजेंसी का जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जैसे फैमिली वेलफेयर कमेटी का, तो कहा कि नथिंग्स टू डू विद द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कहीं भी ऐसी चीज नहीं लिखी है कि इसे आप बनाएं और जब अरेस्ट नहीं होगी जब तक फैमिली कोर्ट कमेटी इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। तो कहा कि ये सेटल केस है, ये सेटल आफ्टर इट्स रजिस्टर इज नॉट कहा कि ये नॉट ए करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ लॉ। ये जो चीज डायरेक्शंस दी गई हैं वो कि एक करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ लॉ की तरह नहीं है। अब आगे बताया कि क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि नॉट कंपाउंडेबल है, उसे हाई कोर्ट के द्वारा भी 482 के सीआरपीसी के द्वारा क्वैश कराया जा सकता है। अगर कोई सेटलमेंट हो जाती है पार्टीज के बीच में, दोनों पार्टीज 482 सीआरपीसी में भी पिटीशन फाइल कर सकती हैं और जिससे केस क्वैश हो सकता है। तो पावर रेस्ट जो कि ये पावर हाई कोर्ट के पास होगी, पावर जो कि ये ज्ञान सिंह की जो 3 बेंच की जजमेंट थी उसकी जो मतलब जो डायरेक्शंस आई थी उसको रिप्रोड्यूस किया। फिर आगे देखिए, आगे बताया पैरा नंबर 35 जो कि इंपॉर्टेंट है। राजेश शर्मा ने की जो जजमेंट है ज्ञान सिंह को नोट जरूर किया, लेकिन उसे जो उसकी जो प्रिंसिपल्स थे, जो रेशियो प्रिंसिपल्स थे जो जजमेंट्स के, उसे डिफरेंटली अप्लाई किया, डिफरेंट मैनर पे अप्लाई किया। अब यहाँ पे बताया कोर्ट ने कि जो डायरेक्शंस इशू हुई थी लक्ष्मीकांत पांडे, विशाखा, स्टेट ऑफ राजस्थान एंड कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड सम अदर्स, in factual matrix there is a statutory provisions and the judgments in the field, therefore the directions pertaining in the constitution of the committee and conferment of the power of the said committee is erroneous। देखिए, कोर्ट ने कह दिया कि जो कमेटी बनाना, जो इस तरह की गठन करना, तो जो कि ये कि एक डायरेक्शंस जो है वो माननीय डबल बेंच की वो एरोनियस है। आगे फिर बताया कि जो डायरेक्शंस दी गई रेड कॉर्नर नोटिस को कि क्लबिंग ऑफ द केस अंडर रिकवरी ऑफ द डिस्प्यूटेड डाउरी आर्टिकल्स मे नॉट बी द ग्राउंड ऑफ द बेल वुड स्टैंड इन अ डिफरेंट फुटिंग। वो कहते हैं वो चीज जो है वो बेशक अलग फुटिंग से स्टैंड करती है। दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड वुड नॉट बी साउंड इन द डिस्कॉर्ड विद द कोर्ट। तो कोर्ट के साथ ही कॉम्प्लाई करती हैं जो डायरेक्शंस जो दी थी। फोन नंबर यहाँ पे देखिए, ये डायरेक्शन जो दी थी नंबर 4 पे, जो कि ये रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स अगर नहीं होते तो ग्राउंड नहीं होनी चाहिए, और फिर जो है कि रेड कॉर्नर नोटिस रूटीन मैंने बनी देना चाहिए। ये कोर्ट इस माननीय ट्रिपल बेंच जो थी उन्होंने कहा कि ये एकदम ठीक है, ये प्रोटेक्टिव नेचर, ये कोर्ट के साथ कंप्लाई कर रही है ये जजमेंट।
अब जो फिर बाद में बताया कि जब एप्लीकेशन एंटरटेन्ड हो जाती है तो रिकवरी ऑफ द डिस्प्यूटेड आर्टिकल्स मे नॉट बी इटसेल्फ ए ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द बेल। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर कोई बेल एप्लीकेशन फाइल होती है बेल की कि जस्ट बिकॉज डब्ल्यू आर्टिकल्स रिकवर करने हैं तो बेल इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं की जा सकती। तो ये चीजें बताई, फिर ये बातें बताई इन्होंने। अब इन्होंने कहा कि जो डायरेक्शन 19(4) की और 5 से वो कहते हैं वो कोई एरोनियस नहीं है, वो एकदम ठीक है। जो यहाँ पे जजमेंट बताई थी 4 और 5 की जो पॉइंट थे एकदम ठीक है। आगे फिर उन्होंने बताया कि जो 6th और 7th की जो पॉइंट रेज किए थे कि फैमिली जो मेंबर्स को एग्जाम्प्ट किया जाए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बुलाया जाए तो और सब मेंबर्स को अटेंड करने की जरूरत नहीं है। तब इसमें भी उन्होंने इसमें कहा कि डायरेक्शन जो है कि 6th और 7th की जो डायरेक्शन है वो भी जो कि है कि सेक्शन 205 और 317 सीआरपीसी में भी पर्सनल एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। तो इसमें इसका कोई मतलब जो डायरेक्शन का भी उन्होंने कहा कि ये भी मेंटेनेबल नहीं है, जिस हिसाब से ये भी मतलब क्योंकि जो ऑलरेडी लीगल रेमेडी अवेलेबल है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर तो सेक्शन 205 और सीआरपीसी और 317 सीआरपीसी पे भी फाइल की जा सकती है। स्टेज पे किस स्टेज पे फाइल किया जा रहा है और एग्जाम्पशन ली जा सकती है। तो ये जजमेंट के ऊपर पूरा डिस्कशंस किया लॉन्ग और फिर अब फाइनल जो आया तो उन्होंने ये बताया। देखिए जो पैरा नंबर 19(1) की जो थी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फैमिली वेलफेयर कमेटी और नंबर 2 का जो पैरा 2 मतलब 19(2) का था उन्होंने वो तो बता दिया कि ये जो है कि जो क्या कहते हैं स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली नहीं है, मींस वो मेंटेनेबल नहीं है जो पहले जो जजमेंट दी थी। और फिर बताया कि पैरा नंबर जो 3 है उसको मॉडिफाई कर दिया इस एक्सटेंट पे जो 19(3) का जो था जो पॉइंट इस हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। देखिए ये वाला पॉइंट 3 था, इसको मॉडिफाई कर दिया कि जो पहले बताया था कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अगर कोई सेटलमेंट हो जाता है तो फिर जो क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स है उसको क्लोज कर दिया जाएगा। ये राजेश शर्मा की जजमेंट थी। अब इन्होंने माननीय सोशल एक्शन फोरम में माननीय 3 बेंच जजेस ने ये अपना डिसीजन दिया। उन्होंने बताया कि जो 19(3) को मॉडिफाई इस एक्सटेंट पे किया जाता है कि अगर सेटलमेंट हो जाता है पार्टीज के बीच में तो हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं 482 के अंदर सीआरपीसी में। और कीपिंग इन द व्यू ऑफ द ज्ञान सिंह की जो जजमेंट थी उसके अकॉर्डिंग से मतलब जो भी लॉ ले डाउन किया है ज्ञान सिंह का जजमेंट में और जो माननीय हाई कोर्ट होगी उसको डिस्पोज करेगी। तो फिर नंबर 4 और 5 और 6 और 7 का बताया कि जो कि वही प्रिंसिपल्स गवर्न होंगे जैसा कि पहले डिस्कस किया जो पैरा नंबर 35 पे। मींस पैरा नंबर 35 पे यही डिस्कस किया था कि 4 और 5 का तो यही बताया था कि ये एरोनियस नहीं है। मींस सिर्फ पूरी जजमेंट में सिर्फ 2 पोर्शन जो थे वो मेंटेनेबल रहे राजेश शर्मा की। पहले की रिकवरी ऑफ डब्ल्यू आर्टिकल्स है वो डिस्प्यूट नहीं मतलब उस ग्राउंड्स पे बेल रिजेक्ट नहीं की जा सकती। दूसरी की रेड कॉर्नर नोटिस और इंपाउंडिंग ऑफ पासपोर्ट जो है वो रूटीन मैनर पर नहीं लिया जाएगा। तो ये 2 ही पॉइंट्स मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किए, बाकी सारी गाइडलाइंस को मॉडिफाई कर दिया। और पैरा नंबर 3 को मॉडिफाई इस ग्राउंड्स पे कर दिया कि मतलब पॉइंट 3 को इस पॉइंट पे मॉडिफाई कर दिया कि 482 सीआरपीसी में पिटीशन फाइल की जा सकती है जो कि कंपाउंडेबल है। और एग्जामिशन के बारे में इस ग्राउंड्स पे मॉडिफाई कर दिया कि जो सेक्शन 205 और 317 सीआरपीसी में एग्जामिशन की एप्लीकेशन मूव की जा सकती है जो कि कोर्ट के अंदर डिफाइंड है। और पैरा जो 19 जो था जिसमें पूरी फैमिली वेलफेयर कमेटी का गठन के बारे में बताया तो उसे पूरा का पूरा ही कह दिया कि ये इरोनियस है। तो ये मींस जो राजेश शर्मा की जो जजमेंट थी उसके सिर्फ 2 पॉइंट्स थे। 19 जो पैरा नंबर 19 में जो डायरेक्शन दी गई थी इसके सिर्फ 2 पॉइंट्स को ही अफर्म किया। जो तीसरे पॉइंट को मॉडिफाई कर दिया कि 482 सीआरपीसी में फाइल कीजिए पिटीशन अगर सेटलमेंट हो जाता है। और जो लॉ ले डाउन हुआ ज्ञान सिंह का वो मेंटेनेबल होगा। पैरा नंबर 4 और 5 जो 4 और जो 5 थी उसको कहा कि ये इसमें कोई एरर नहीं है, ये इन अकॉर्डेंस विद द कोड है क्योंकि ये प्रोटेक्टिव इन नेचर है। और पैरा 6 और 7 को जो था कि पर्सनल एग्जामिशन और जो दी जानी चाहिए दूसरे गाइडलाइन दी चाहिए वो पैरा नंबर 35 में जो डिस्कस किया उसमें यही बताया कि जो 205 सीआरपीसी या 317 सीआरपीसी में आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और कोर्ट ट्रायल कोर्ट एप्रोप्रिएट स्टेज पे अपने जुडिशियल डिस्कशन देगी। तो इसके हिसाब से फिर ये सोशल एक्शन फोरम की जो रिट पिटीशन थी इसे डिस्पोज कर दी। और डायरेक्शंस जो भी इशू हुए थे कहा कि जो मॉडिफाई हो गई हैं जो डायरेक्शंस इशू हुए थे
राजेश शर्मा की जजमेंट में उसके जो डायरेक्शंस हैं वो सोशल एक्शन फोरम के जो डायरेक्शंस आई हैं वो एप्लीकेबल होंगे जो कि इस केस में थे। तो ये था मेरा एक वीडियो आपको जानकारी देने के लिए कि राजेश शर्मा की जो जजमेंट पे मतलब रही है फोकस, क्योंकि एक नई तीसरी जजमेंट भी आ चुकी थी, मतलब एक दूसरी जजमेंट भी आ गई थी जो कि माननीय 3 बेंच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में भी और भी इस प्रकार के वीडियोस समय समय पे आपके समक्ष आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत